नीतीश कुमार जो अदावत जिससे रहती है उसको वो भूलते नहीं हैं। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, उनके जो वोटर हैं वो उनको वोट नहीं करेंगे, डैमेज करेंगे। पशुपति पारस कोई खेल करेंगे नीतीश कुमार के साथ मिलकर। आज नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। वो गए हैं हाँ दिल्ली में गए, जाएंगे, कहेंगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और आप ही के कहने पर तो हम चढ़े थे ताड़ पर, फिर वो गिरा दिया हमको। उनका तो आरोप है कि बीजेपी और चिराग ने मिलकर विधानसभा में उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। क्या वो टिस है होगी अभी भी नीतीश कुमार के अंदर? वो टिस तो जरूर होगी और वो इनके माध्यम से उस टिस को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है चिराग पासवान कहाँ से उतरेंगे, हाजीपुर या जमुई? नहीं, वो तो हाजीपुर से उतरेंगे, क्योंकि हाजीपुर सीधे रिश्ता जोड़ता है रामविलास पासवान से, जो उनके पिता रहे हैं। तो पिता का उत्तराधिकार वो तभी ये सुनिश्चित करेंगे कि वो हाजीपुर से चुन के लोकसभा में जाएं। मगर इसके साथ ही जमुई में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। भाजपा नेतृत्व की भी एक तरह से विफलता है कि वो पुराने सहयोगी को मना नहीं सकी। उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उसमें जीतन राम मांझी हैं, उसमें मुकेश सहनी भी हैं। ये सब लोग तो उनके साथ थे एक समय में। आज जबकि भाजपा एक एक वोट जोड़ने में लगी हुई है, तो इनका नाराज होना ये कुछ न कुछ क्षति तो पहुंचा सकता है चुनाव में। बिल्कुल वाजिब हक मिल सकता है। तो इनको कुछ मिला ही नहीं एनडीए में। मुकेश सहनी के साथ दिक्कत ये भी कि उनका चुनाव चिन्ह भी नहीं है। तो अब अगर उनको टिकट मिलेगी या लड़ेगी भी तो किससे लड़ेंगे? वो गठबंधनों की लड़ाई है, उसमें आप निर्दलीय होकर कहीं से लड़िएगा तो वो खतरा है। तो इसलिए अभी उनको धीरज रखने, अगर वो चतुर राजनेता होंगे तो अभी धैर्य रखेंगे। और अगर ये नीतीश जी के कहने पर कुछ इधर उधर गड़बड़ इन्होंने किया तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि ये अभी जो जिस तरह से जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें तो ये तय बताया जा रहा है कि अगली बार फिर मोदी सरकार। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। आज तो सोमवार का दिन है और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने आज दिन भर की गतिविधियों को लेकर अपने खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डालें तो आज का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि आज के ही दिन आज से 50 साल पहले देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, जिसने इंदिरा गांधी की हुकूमत हिला डाली थी। और आज के दिन को बिहार आंदोलन के स्वर्ण जयंती दिवस के मौके पर भी याद किया जाता है। और दूसरी खबर की ओर बढ़े तो बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई है। आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में तमाम एनडीए के सहयोगी दलों की मौजूदगी में सीटों का ऐलान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि उपेंद्र कुशवाहा के सीट का ऐलान तो हुआ, लेकिन ना वो मौजूद थे और ना ही उनके पार्टी का कोई प्रतिनिधि ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया। तो इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में आज बड़ा ही रोचक दृश्य दिखा, जब पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने राजद को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है और अब उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी चल रही है। लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के तुरंत बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली में केवल एनडीए के सहयोगी दलों से ही वो मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो पशुपति कुमार पारस से भी मुलाकात करें और उसके बाद बिहार की राजनीति में कुछ और भी बदलाव के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। बाएं तरफ रवि रंजन जी हैं, दाहिने तरफ प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं जो सीटों का ऐलान एनडीए ने किया है। एनडीए में जो सीटों का आज घोषणा हुई है उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि सिटिंग सीटें जो हैं वो उस पर दोनों बड़ी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार देंगी। तो 17 सीटें भाजपा को मिली हैं, 16 सीट जदयू को मिली है और बाकी 5 सीट चिराग पासवान को। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। चिराग पासवान अभी अकेले सांसद हैं, मगर उनको 5 सीटें मिल गई, यानी उनके अलावे 4 और सीटें जो उनके पिताजी के ज़माने में जो सीटें थी वो।
तो उन्होंने अपनी सीटें रिटेन कर ली, मगर मांझी जी को 1 सीट मिली और उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिली। तो ये दोनों दुखी बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनका दावा था कम से कम 2 सीट मांझी जी का। उपेंद्र कुशवाहा भी 3 सीटें मांग रहे थे, मगर 1 ही सीट मिली। तो इन्होंने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त कर दी। मांझी जी का तो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष मौजूद था वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर वो नाम के लिए था। मांझी जी न खुद थे, न उनके पुत्र संतोष मांझी थे। उपेंद्र कुशवाहा का तो कोई प्रतिनिधि भी मौजूद नहीं था। तो इन्होंने अनुपस्थित रह करके अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी है, मगर दूसरा कोई रास्ता, कोई विकल्प इनके सामने नहीं है, इसलिए ये निर्णय उनको मानना पड़ेगा। कुछ सीटों की अदला बदली हुई है, तो रवि रंजन जी बतलाएंगे उसके बारे में। तो कुल मिला के यही स्थिति है। तो इसमें भी एनडीए ने बाजी मार ली, जबकि महागठबंधन में या इंडी गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। और तेजस्वी यादव ने आज कहा है, बॉम्बे से वो लौटे आज, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में घोषणा हो जाएगी। तो 1-2 दिनों में घोषणा करने की बात जरूर कही गई, लेकिन जिनके पास बहुत सारे सांसद थे, लोजपा गुट के पशुपति कुमार पारस, उनका तो पूरा पत्ता ही साफ हो गया। बिल्कुल, पशुपति पारस की राजनीति अब खत्म हो जाए, मैंने उनको रिटायरमेंट दे दिया गया। और भाजपा ने जानबूझ के ये किया। एक तो वो जबरदस्ती उनको रिटायर किया गया। भाजपा ये समझ के चल रही थी कि पशुपति पारस नीतीश कुमार के खेमे में है। भाजपा जो चाल चलती है वो 5-10 साल आगे की चलती है। उसको अगले विधानसभा चुनाव को भी देखना है, और उसको भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार साथ में रहेंगे। पशुपति पारस कोई खेल करेंगे नीतीश कुमार के साथ मिलकर। आज नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। वो गए हैं हाँ, दिल्ली में गए, जाएंगे, कहेंगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और आप ही के कहने पर तो हम चढ़े थे ताड़ पर, फिर वो गिरा दिया हमको, अब हमको बचाइए, ये सब वो कहेंगे। लेकिन पशुपति पारस को, माने जिनके 4-4 सांसद हैं, उनको हटा के और चिराग पासवान पर, एक तो यूथ लीडर चिराग पासवान के पास पकड़ है, माने पब्लिक का वोट है उसके पास, और जो भाजपा ने अपने इंटरनल सोर्स से जो अपना सर्वे कराया उसके हिसाब से उसको पता है बीजेपी को कि चिराग पासवान के साथ वोटर हैं, इसीलिए उनको 5 सीट उनको दिया गया। आपने पारस जी के रिटायरमेंट की बात तो कर ली, चलिए वो तो बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायर हो भी जाएं। उनके साथ तो सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह भी रिटायर हो गए। समस्तीपुर के सांसद हैं प्रिंस राज, उनकी भी रिटायरमेंट। देखिए, इसमें से एक चंदन सिंह को शायद माने महागठबंधन में कोई जगह मिल जाए, हमको लगता है कि और चिराग ये प्रिंस राज तो अपने चाचा के साथ ही उनकी राजनीति खत्म हो गई। उनकी अपनी कोई क्वालिटी थी भी नहीं, और सांसद रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया है कि वहाँ क्षेत्र की जनता उनके लिए फिर ललायित हो या लड़ जाए कि ना इन्हीं को चाहिए। दूसरा, सूरजभान सिंह वो धन पशु हैं, उनके पास धन बल है, जन बल भी है, लेकिन राजद को वो नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जाति के हिसाब से और जो उनकी राजनीति रही है, राजद को जरूरत नहीं है। नवादा में चंदन सिंह को खड़ा करेंगे। नवादा में पहले से राजबल्लभ यादव का परिवार है। श्रवण कुशवाहा अलग दावेदारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो नवादा का जो सीट है, अब देखिए चंदन सिंह को माने आरजेडी कहीं माने कर सकते हैं कि कहीं उनको एडजस्ट किया जाए, या बीजेपी, अभी तक तो बीजेपी ने तय कर दिया कि 17 नाम है, 17 लोगों को वो लड़ेगी। हो सकता है चंदन सिंह कुछ प्रयास करें कि उनको भी एक कोई जगह मिल जाए। विकास वैभव की भी हाँ, ये चर्चा जोरों पर है कि आईएएस माने तेज तर्रार और ईमानदार आईएएस ऑफिसर आईपीएस माने जाते हैं विकास वैभव, और वो चुनाव की तैयारी कर भी रहे हैं, माने बहुत दिनों से वो कर रहे हैं। तो उनको नवादा से या उनको कहीं जगह मिल जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुपति पारस को ख़त्म करना और चिराग पासवान को आगे ले जाना, ये बीजेपी की रणनीति है। और बीजेपी चाहती है, अब चिराग पासवान के साथ दिक्कत है कि वो जमुई की सीट उनको है और हाजीपुर भी है, समस्तीपुर भी उनके पास है। अब देखिए, जदयू ने अपनी 2 सीटें छोड़ी हैं, एक काराकाट छोड़ा है और एक गया छोड़ा है, और उसके बदले में उनको एक शिवहर मिल गया, किशनगंज मिल गया। तो लवली आनंद को आज पार्टी ज्वाइन करनी, तो इसे तय है कि लवली आनंद वहाँ से लड़ेंगे। और रमा देवी का भी रिटायरमेंट हो गया, माने भाजपा के रमा देवी भी रिटायर हो गई। हम ये कह रहे थे कि जमुई से अगर चिराग पासवान अपनी सीट छोड़ेंगे तो उनको वहाँ दिक्कत होगा। तो वो अपने बहनोई को या
माने अपने बहुत बेहद करीबी जो हैं उनके परिवार के, उनको वहाँ से वो लड़ाना चाहेंगे। उनकी मम्मी माने उनकी माताजी का भी ये बहुत चर्चा जोरों पर थी कि वो हाजीपुर से सुरक्षित सीट है। हाँ हाँ, ये है कि पहले तो उनका तय हो कि उनकी जाति क्या है। हाँ, ये माने सबसे बड़ा अगर वो समस्या है। रामविलास पासवान की पत्नी है उस हिसाब से वो दलित कही जाती है, लेकिन वो जो हलफनामा देंगी उसमें उनका क्या है, वो किस जाति से है वो देखना होगा, क्योंकि वो तो सीट रिजर्व सीट है। तो अब चिराग पासवान के पास ये है कि एक सीट छोड़ेंगे और हाजीपुर लड़ेंगे। पशुपति पारस कह रहे हैं कि हम वहीं से लड़ेंगे हाजीपुर से, तो चिराग को मुश्किल किसी एक सीट पर होगी। क्या आपको लगता है कि पशुपति पारस की राजनीति खत्म हो गई है? क्या महागठबंधन में आके वो चुनौती नहीं दे सकते हैं? महागठबंधन उनको लेगा तब तो, अच्छा, क्योंकि उनके पास ताकत क्या है। वो मैंने पहले भी कहा था कि वो रामविलास जी की छाया बन के काम करते थे। संगठन में बड़ा पकड़ है उनका। संगठन में पकड़ है वो तो पता चल जाएगा। चुनाव में अगर वो खड़े होते हैं तो वो पता चल जाएगा कि कितनी ताकत है उनकी। तो इसलिए महागठबंधन ये हो सकता है कि एनडीए को परेशान करने के लिए उनके कुछ एक आध लोगों को कहीं से उम्मीदवार बना दे, मगर उसके यहाँ अपने इतनी जगह की कमी है, मारामारी है पार्टियों को टिकट के लिए कि इनकी गुंजाइश बनेगी, इसमें संदेह है। ये भी कहा जाता है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की नज़दीकियाँ बहुत अच्छी हैं, तो क्या पारस के साथ आकर तेजस्वी यादव वो चिराग से दूरी मोल लेंगे? नहीं, चिराग ऐसे हैं कि सबके साथ रिश्ते मेंटेन करके रखते हैं, जिससे मिलते हैं बहुत विनम्रता से, और जो एक शिष्टाचार होता है उसका वो पालन करते हैं। नीतीश से इतनी कटुता उनकी थी, मगर जब भी मिले तो उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया। तो ये उनके परवरिश का नतीजा है कि वो बड़ों का रिगार्ड करते हैं। तो चिराग ये तेजस्वी तो उनसे छोटे ही हैं, मगर फिर भी आप देखिए कि हमको लगता है कि वो बहुत गिने चुने नेताओं में हैं बिहार के चिराग, जिन्होंने कभी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अपने भाषण में भी अपशब्द नहीं बोलते, बहुत नपे तुले शब्द बोलते हैं। जो बयान भी उनका आता है वो बहुत शालीन और विनम्रता से ओतप्रोत बयान आता है। तो एक सुलझे हुए राजनेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है, और उसका लाभ निश्चित रूप से एनडीए को भी मिलेगा, भाजपा को भी मिलेगा, उनकी पार्टी को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो एक उभरते हुए नेता हैं, बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि भविष्य हैं वो। एक और सवाल रखेंगे कि हाजीपुर और जमुई, वर्तमान सांसद तो वो जमुई के हैं, हाजीपुर में विरासत की बात वो करते रहे। आपको क्या लगता है चिराग पासवान कहाँ से उतरेंगे, हाजीपुर या जमुई? नहीं, वो तो हाजीपुर से उतरेंगे, क्योंकि हाजीपुर सीधे रिश्ता जोड़ता है रामविलास पासवान से, जो उनके पिता रहे हैं। तो पिता का उत्तराधिकार वो तभी ये सुनिश्चित करेंगे कि वो हाजीपुर से चुन के लोकसभा में जाएं। मगर इसके साथ ही जमुई में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी, क्योंकि जमुई सीट अगर वो नहीं जीतते हैं तो वो एक गलत मैसेज जाएगा, और इससे लगेगा कि उनकी पार्टी की पकड़ नहीं थी, वो बीजेपी के सहयोग से वहाँ और रामविलास जी के नाम पर जीत करके जाते थे। रहेगी उनके तो वो ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी। प्रिंस राज की सीट है। हाँ, समस्तीपुर भी चुनौती रहेगी। तो हो सकता है कि प्रिंस राज किसी तरह मना लें और फिर आ जाएं, इनके साथ आ जाएं, ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या वो फैसला लेते हैं, क्योंकि प्रिंस राज भी अभी आगे जाएंगे, तो चूँकि वो उनके चचा के बेटे हैं, यंग हैं, तो इसलिए वो हो सकता है कि फिर वापस चले आएँ अपनी मूल पार्टी में। इस एक और चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग का ऐलान तो हुआ, लेकिन मुकेश सहनी अलग रास्ते पर हैं, एनडीए में उनकी बात नहीं बन पाई। उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे हैं। पारस जी को तो बीजेपी ने पूरा ही साइड कर लिया। तो क्या ये चार जो नेता हैं वो मिलकर एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं? एनडीए का खेल नहीं बिगाड़ेंगे, ये अपना खेल बिगाड़ेंगे। अपना तो बिगाड़ ही चुके हैं, अब जो थोड़ी बहुत बची खुची ताकत है वो भी वो गंवा बैठेंगे। और ये ऐसे लोग हैं जो बार बार उछल कूद करते रहते हैं। राजनीति में आप स्थिर होकर के राजनीति नहीं करेंगे, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कूदते रहेंगे, तो ये नीतीश जी अपवाद हैं कि आया राम गया राम होते हुए भी उन अपनी हैसियत बरकरार रखे हुए हैं। मगर सब लोग नीतीश जी नहीं बन सकते, तो वो क्वालिटी सब में नहीं है कि पलटी मार करके भी और मुस्कुराते हुए चेहरा लेकर के कैमरे के सामने खड़ा हो जाएं। तो इसलिए मुकेश सहनी को भी मौका मिला, जीतन राम मांझी को भी मौका मिला, और उपेंद्र कुशवाहा को भी मौका मिला।
तो उपेंद्र कुशवाहा तो होड़ लेते हैं नीतीश जी से और खुद को नीतीश जी का उत्तराधिकारी मानते हैं। तो जितनी बार नीतीश जी दल बदल करते हैं उतनी ही बार उपेंद्र कुशवाहा भी बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं। तो ये दोनों सिंबल विहीन भी हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी और मुकेश सहनी भी। तो इन लोगों को अब नए सिरे से संघर्ष करना पड़ेगा अपनी पहचान बनाने के लिए। तो वो ठीक है, एक सीट उनको मिल गई है उपेंद्र कुशवाहा को, वो एक जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे। जीतन राम मांझी को माने वो कह रहे थे कि हमको मंत्री 2 मंत्री चाहिए, माने उनको जितना चाहिए। उनको एमएलसी बनाया, उनके बेटे को पहले तो एमएलसी बनाया, बीजेपी ने अपने उसे बनाया। दूसरा उनको 1 मंत्री पहले 2 मंत्रालय दिया, अब जाके 3 विभाग दे दिया गया। उनको 1 गया की सीट भी दे दी गई। तो जीतन राम मांझी को पर्याप्त मिल चुका है, जो उनकी ताकत है, हाँ जितना उनकी है शक्ति उसके हिसाब से उनको मिल गया है। और उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत जितनी है वो काराकाट सीट जीत सकते हैं। दिक्कत यह है कि अभी जो चिराग पासवान के एक और नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के भी करीबी, जहानाबाद से अरुण कुमार अब कहाँ से, माने जहानाबाद तो सीट जदयू की हो गई, तो अब वो कहाँ से लड़ेंगे? चिराग पासवान उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो माने उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश के पास जाते हैं, कभी पार्टी बना लेते हैं, कभी पार्टी गिरा देते हैं, माने ये कर रहे हैं। जाएंगे भी कहाँ? उन्होंने तो तेजस्वी यादव का ही विरोध करके पार्टी बनाया था। तो यही हम कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को भी जितनी जिनकी उनकी ताकत है उतना उनको मिल गया। पिछली बार तो महागठबंधन से 5 सीट पे लड़े थे, नहीं जीते। तो बात यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट भी अगर वो काराकाट जीत जाएं, जो जदयू की सीट है। अच्छा, नीतीश कुमार जो अपनी जो अदावत जिससे रहती है उसको वो भूलते नहीं है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, उनके जो वोटर हैं वो उनको वोट नहीं करेंगे, डैमेज करेंगे। माने चुनाव में नीतीश कुमार के वोटर चिराग पासवान के जो प्रत्याशी होंगे उनको डैमेज करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज करेंगे। कितना बड़ा डैमेज करेंगे? किसी खेमे में अभी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि महागठबंधन, अगर एनडीए में बात अब तो लगभग है कि नहीं बनी, अब क्या महागठबंधन कुछ बुलाएगा? देखिए, एक ही सीट है उनकी जो डिमांड थी, एक मुजफ्फरपुर, एक कटिहार। माने ये मुकेश सहनी जो मुजफ्फरपुर एनडीए में, कटिहार महागठबंधन में, हाँ वही, माने ये 2 सीट पर उनका है। और मुजफ्फरपुर सीट भाजपा के पास चली गई, अजय निषाद वहाँ के सिटिंग हैं। और मुजफ्फरपुर की जनता ये मान के चलती है कि वहाँ से बीजेपी जीतेगी, मैंने वहाँ के वोटर बीजेपी को ही लोग जिताते हैं। तो अब मुकेश सहनी के पास कोई चारा बचा नहीं है, नहीं बचा है। महागठबंधन अब उनको लेगी कि नहीं, चूंकि तेजस्वी यादव से उनकी अदावत है और तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि मुकेश सहनी को अपने साथ लेके चले। पिछली बार 2019 में लड़ा था उन्होंने, 3 सीटें उनको मिली थी, हालांकि खुद भी हारे, सारे उम्मीदवार भी हारे। देखिए, आप चुनाव वो हार गए, उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा, और क्या वो निषादों के, अब देखिए वो कहते तो हैं कि निषादों के नेता हैं, लेकिन अभी भाजपा ने जिस तरह से निषादों को, एक हरी सहनी को मंत्री बनाया, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, और कई अजय निषाद को सांसद है वहाँ पर, तो निषादों को खड़ा करके मुकेश सहनी का काट उसने खड़ा करके रखा हुआ है। तो मुकेश सहनी के पास हमको नहीं लगता। आपने कहा कि निषादों के काट के लिए हरी सहनी को भी खड़ा किया, अजय निषाद तो है ही। आपको लगता है कि मुकेश सहनी वो छवि नहीं बना पाए मल्लाहों में कि कोई किसी नेता को खड़ा करके काट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, छवि तो उन्होंने बनाई थी, संगठन भी मजबूत बनाया था, और राजनीति में आने के पहले उन्होंने कई बड़ी रैलियां की थी पटना में मल्लाहों की, निषादों की, और उसी से उनकी पहचान बनी थी, और सन ऑफ मल्लाह इसीलिए उनको कहा गया। तो राजनीति में जब आए उसी ताकत की बदौलत आए, मगर उस ताकत का वो सदुपयोग नहीं कर पाए। आगे बढ़ने में कैसे अपने समर्थन का उपयोग किया जाए, कैसे नपे तुले कदम उठाए जाएं, वो कैलकुलेट नहीं कर पाए, उनका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। वो सोच रहे थे कि दबा करके भाजपा को हम ज़्यादा लाभ पा सकेंगे, मगर उसमें वो विफल रहे। दूसरी ओर ये भाजपा नेतृत्व की भी एक तरह से विफलता है कि वो पुराने सहयोगी को मना नहीं सकी। उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उसमें जीतन राम मांझी हैं, उसमें मुकेश सहनी भी हैं। ये सब लोग तो उनके साथ थे एक समय में, तो साथ थे, तो ये मनाने की जो कई तरह के तौर तरीके हैं, वो उन तौर तरीक़ों का इस्तेमाल करके उनको अपने साथ जोड़े रखा जा सकता था। आज जबकि भाजपा एक एक वोट जोड़ने में लगी हुई है, तो इनका नाराज होना ये कुछ न कुछ क्षति तो पहुंचा सकता है चुनाव में, बिल्कुल ये तय है।
अगर मान लीजिए कि 2% 1% भी वोट को इन्होंने प्रभावित कर दिया तो वो भाजपा की क्षति होगी और वो फायदा होगा महागठबंधन का। तो ये सोचना चाहिए था। हालांकि उन लोगों ने एनडीए ने कोशिश जरूर की होगी, पूरे तरीके से कोशिश की होगी, मगर उसमें सफलता नहीं मिली। तो अभी भी इन लोगों के लिए मौका है। लोकसभा चुनाव कोई आखिरी चुनाव नहीं है, अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो अगर ये एनडीए के साथ रहते हैं, समर्थन करते हैं, तो विधानसभा चुनाव में उनको वाजिब हक मिल सकता है। तो इनको कुछ मिला ही नहीं एनडीए में। मुकेश सहनी के साथ दिक्कत यह भी कि उनका चुनाव चिन्ह भी नहीं है। तो अब अगर उनको टिकट मिलेगी या लड़ेगी भी तो किससे लड़ेंगे? या तो निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे समर्थन से किसी के। हाँ, नया सिंबल तो मिलेगा भी नहीं ना। अभी तो इंडिपेंडेंट के रूप में ट्रीट होंगे ये। तो इंडिपेंडेंट का कोई सिंबल मिल जाएगा तो वो खतरनाक होगा अभी। जबकि 2 गठबंधनों की लड़ाई है, उसमें आप निर्दलीय होकर कहीं से लड़िएगा तो वो खतरा है। तो इसलिए अभी उनको धीरज रखने, अगर वो चतुर राजनेता होंगे तो अभी धैर्य रखेंगे, खामोशी अख्तियार करेंगे, एनडीए के साथ देंगे अभी, और फिर विधानसभा में इसका लाभ। पशुपति पारस जी और मुकेश सहनी दोनों नेताओं को कहा जाता है कि नीतीश कुमार से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार, जैसा कि रवि रंजन जी ने कहा कि दिल्ली में आज मुलाकात भी होगी, तो नीतीश कुमार क्या अंदर अंदर कुछ गेम कर सकते हैं, चिराग के खिलाफ ही कर दें या किसी के एनडीए में? क्योंकि उनका तो आरोप है कि बीजेपी और चिराग ने मिलकर विधानसभा में उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। क्या वो टिस है, होगी अभी भी नीतीश कुमार के अंदर? वो टिस तो जरूर होगी और वो इनके माध्यम से उस टिस को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अगर ये नीतीश जी के कहने पर कुछ इधर उधर गड़बड़ इन्होंने किया तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि ये अभी जो जिस तरह से जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें तो ये तय बताया जा रहा है कि अगली बार फिर मोदी सरकार। तो अब मगर जनता जो है कब क्या फैसला ले लेगी, कब वो भी नीतीश जी की तरफ पलटी मार देगी, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ऐसी ही हवा थी वाजपेयी जी के चुनाव के समय 2004 में, जब फील गुड था और लग रहा था कि अब वाजपेयी जी के सामने कोई है ही नहीं। जैसे आज मोदी जी के सामने कोई नहीं दिख रहा है, वैसे ही वाजपेयी जी के सामने सोनिया गांधी थी, जैसे आज राहुल गांधी हैं। तो सब लोग ये तय मान के चल रहे थे, मीडिया भी तय मान के चल रहा था कि वाजपेयी जी लौट रहे हैं, मगर चले गए वो और कांग्रेस आ गई। तो इसलिए जनता का मूड भांपना बड़ा मुश्किल है, और कौन सी बात कहाँ लग जाएगी, किसके दिल पे चोट कर जाएगी, कौन समुदाय दुखी हो जाएगा, ये चीज़ें बड़े ध्यान रखने की है। और ये अंतिम रात तक परिणाम बदल देते हैं। एक आखिरी सवाल के साथ आज के बातचीत को ख़त्म करेंगे। नीतीश कुमार, चिराग पासवान अब एक साथ मंच पर तो दिख जाएंगे। आज जो चिराग पासवान बयान जो दे रहे थे उनसे जो पत्रकारों ने, तो उन्होंने ये बात कही कि हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो उन्होंने बहुत अदब से उनका नाम लिया कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं और हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। गदगद हो गए। हाँ, तो हमको लगता है कि चिराग पासवान को जो जितना चाहिए था वो मिल गया है और वो खुश हैं इसको लेके। तो अब उनको जो एनडीए टास्क देगी, बीजेपी उनको टास्क देती है, उसको वो पूरा करते हैं। तो जो टास्क देगी उसको वो करेंगे। नीतीश कुमार से फिलहाल चुनाव में उनकी कोई, हमको नहीं लगता है कोई टकराहट होने जा रही है। ये भीतर की बात जरूर है कि नीतीश कुमार के वोटर चिराग पासवान से नाराज हैं, क्योंकि यही चिराग पासवान हैं जिन्होंने उनकी सीटें कम करवा दी। तो इस इलेक्शन में चिराग पासवान को कमजोर करने की कोशिश नीतीश की तरफ से हो सकती है। चिराग पासवान को समझ बूझ के ही आगे बढ़ना, हाँ आगे बढ़ना होगा। ये तो तय है कि मैंने चिराग पासवान को नीतीश कुमार से सतर्क रहना होगा। तो देखिए, एनडीए में भले सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन राजनीति खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि तमाम राजनेता जो हैं अपने स्वार्थ में लीन हैं। फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया गया उसमें उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से कोई मौजूद नहीं था और जीतन राम मांझी की पार्टी के तरफ से वो कोई भी जाना पहचाना चेहरा आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आया। दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वो बैठे थे, जिनको देखकर आप सोच में पड़ेंगे कि आखिरकार ये हैं कौन। तो देखिए, भले ही घोषणा एनडीए के अंदर कर दी गई हो सीटों की, लेकिन मारामारी अब भी है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक एक सीट को लेकर नाराज जरूर हैं, लेकिन वहीं पशुपति कुमार पारस का पत्ता साफ हुआ है। तो
नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं। आज मुकेश सहनी को कुछ मिला ही नहीं, तो अब मुकेश सहनी, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी का वोटर है मल्ला निषाद, और ऐसे में मुकेश सहनी अगर कुछ गेम करे तो वहां नुकसान। तो देखिए, नुकसान की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी ये देखने वाली बात होगी। और एनडीए में सीटों के ऐलान के बाद आगे अब महागठबंधन में किस प्रकार से क्या फैसला होता है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।